अंश का हालत देखकर पराग का फूटा गौतम पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी इस वक्त अपने सबसे भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर है। अंश और प्रार्थना की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ खुशियों और गम के बीच की दूरी बस एक सांस जितनी रह गई है। शादी का दिन था, एक ऐसा दिन जिसे लेकर दोनों परिवारों में लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। रंग बिरंगी सजावट, फूलों की महक, रोशनी से चमचमाते हॉल और रिश्तेदारों की गहमागहमी ने पूरे माहौल को जैसे किसी सपनों के महल में बदल दिया था। मंडप सजा हुआ था, पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे और दोनों परिवार अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अनुपमा की आंखों में अंश प्रार्थना का शादी का सपना चमक रहा था। पराग कोठारी, जो कभी इस शादी के खिलाफ थे, अब मन ही मन सोच रहे थे कि आखिरकार उनकी बेटी को खुशी मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस पूरे माहौल को चीख पुकार और मातम में बदल दिया। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग भागते हुए अंदर आए और घबराहट में बोले, अंश पर हमला हो गया है। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। प्रार्थना का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। मंडप में बैठे सभी लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। तभी दरवाजे पर अंश दिखाई दिया। उसका कुर्ता खून से लथपथ था और उसके माथे व सीने पर गहरे घाव थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह मुश्किल से खुद को संभालते हुए अंदर आया। मंडप में मौजूद हर कोई उसकी ओर दौड़ा। अनुपमा का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया हो। उसने बिना देर किए अंश को अपनी गोद में लिया और चिल्लाई, कोई गाड़ी लाओ, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। पराग भी दौड़ते हुए आए, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। वो पहले अंश के पास झुके, फिर चारों तरफ देखकर बोले, ये किसकी हिम्मत थी जो मेरी बेटी की खुशियों पर वार कर गया। अस्पताल के बाहर शाह और कोठारी परिवार के लोग एकत्र हो गए। हर कोई अपनी अपनी तरह से दुआ कर रहा था। कोई मंदिर में फोन मिलाकर पुजारी से आशीर्वाद मांग रहा था, तो कोई चुपचाप आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था। इसी बीच अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जल रही थी, जो हर बीते सेकंड के साथ परिवार के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। दूसरी ओर इस पूरे हालात के पीछे का असली गुनहगार गौतम अपने घर में बैठा, होठों पर हल्की मुस्कान ली, इस अफरा तफरी का मजा ले रहा था। अंश से उसकी पुरानी दुश्मनी थी और वह नहीं चाहता था कि प्रार्थना की शादी उससे हो। उसने मौका पाकर अपने गुंडों से अंश पर हमला करवा दिया था और अब उसे लगा कि उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पराग कोठारी को इस हमले के बारे में पता चला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पराग, जो पहले गौतम को प्रार्थना के लिए सही साथी मानता था, अब खुद को कोस रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर अंश को कुछ हुआ तो मैं गौतम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की खुशियों पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ेगी। पराग की यह बात सुनकर कोठारी परिवार के बाकी लोग भी चुप हो गए। सब जानते थे कि पराग जब कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने बताया कि अंश की जान को अब खतरा नहीं है, लेकिन उसे कुछ दिन पूरी तरह आराम की जरूरत होगी। यह सुनते ही प्रार्थना के आंसू थम नहीं पाए। वह बिना एक पल गवाए अंश के कमरे में दौड़ी, उसके पास बैठी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अंश ने हल्की सी मुस्कान दी और धीमे से कहा, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, और देख, मैं लौट आया। प्रार्थना ने जवाब में उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से राहत और मोहब्बत के आंसू बह निकले। यह दृश्य देखकर पराग का दिल भी पिघल गया। उसकी आंखों के सामने वो सच था जिसे वह इतने सालों से नकारता रहा था। अंश ही प्रार्थना की खुशियों का असली हकदार है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह खुद अंश और प्रार्थना की शादी करवाएगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद अंश की सेहत सुधरने लगी। पराग ने दोनों परिवारों को बुलाकर ऐलान किया, मैं अपनी बेटी प्रार्थना का हाथ अंश के हाथ में देकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अब कोई भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। यह सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं और इस बार पूरे दिल से।
मंडप फिर से सजाया गया, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजने लगी और इस बार अंश पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी दुल्हन को 7 फेरे लेने के लिए मंडप तक लेकर आया। चारों तरफ खुशी और आशीर्वाद का माहौल था। पुलिस ने इस बीच गौतम को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने उसे अंश पर हमले के आरोप में सजा सुनाई। उसकी चालें अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। शादी धूमधाम से पूरी हुई और पहली बार शाह और कोठारी परिवार एक साथ एक ही मंच पर अनुपमा के साथ खड़े नजर आए। अनुपमा के चेहरे पर वह सुकून था जो उसे कई सालों से नहीं मिला था। उसे लग रहा था कि उसके संघर्षों का फल आखिरकार उसे मिल गया है। अंश और प्रार्थना ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मंच पर खड़े होकर दोनों ने सबके सामने यह वादा किया कि अब वे जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना साथ मिलकर करेंगे। कैमरों की फ्लैशलाइट, रिश्तेदारों की शुभकामनाएं और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद सबने मिलकर उस पल को यादगार बना दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही शादी के बाद के जश्न में सब लोग डांस और मस्ती में खोए थे, अनुपमा की निगाहें कहीं दूर आंगन के एक कोने पर अटक गई। वहाँ एक अनजान साया खड़ा था जो चुपचाप शादी को देख रहा था और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अनुपमा के दिल में एक अजीब सा डर उतर आया, जैसे ये खुशियाँ स्थायी नहीं रहने वाली। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में तूफान बिना खबर दिए आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यह नया तूफान मेरे बच्चों की जिंदगी में दस्तक देने वाला है? पर अभी के लिए अंश और प्रार्थना अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे जी रहे थे। परिवार एकजुट था और अनुपमा, जो हमेशा टूटे रिश्तों को जोड़ने में लगी रहती थी, आज अपने परिवार को मुस्कुराते देख गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन आने वाले दिनों में किस्मत ने उनके लिए जो नया मोड़ रखा था, उसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंश और प्रार्थना की शादी के बाद शाह हाउस और कोठारी हाउस का माहौल एकदम बदल चुका था। जहां पहले तकरार, कटु बातें और ताने सुनाई देते थे, वहीं अब हंसी, ठिठोली और एक दूसरे के बीच छोटी छोटी मदद की बातें होने लगी। दोनों परिवारों के लोग अब साथ बैठकर चाय पीते, पुरानी बातें याद करते और बच्चों के भविष्य की योजनाएं बनाते थे। अनुपमा के लिए यह नजारा किसी सपने जैसा था। इतने सालों से जिन रिश्तों को वह जोड़ने की कोशिश करती रही, वह आज धीरे धीरे जुड़ते हुए दिख रहे थे। परिवार में बदलाव का असर राही और अनुपमा के रिश्ते पर भी पड़ने लगा था। राही, जो पहले अपनी माँ को सिर्फ एक दिखावा करने वाली महिला मानती थी, अब उसके नजरिए में थोड़ी नरमी आने लगी थी। शादी की तैयारियों में अनुपमा का दिन रात दौड़ना, सबके लिए बिना थके काम करना और हर छोटी बड़ी समस्या को अपने तरीके से सुलझाना, ये सब राही ने अपनी आंखों से देखा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद माँ का प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके काम में भी झलकता है। एक दिन शादी के बाद के रिसेप्शन की तैयारियों में राही किचन में पानी लेने आई। अनुपमा वहाँ मिठाई के प्लेट सजा रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन इस बार वह चुप्पी बोझिल नहीं बल्कि नर्म थी। राही ने धीरे से कहा, माँ, मिठाई बहुत अच्छी लग रही है। अनुपमा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तूने चखी नहीं, फिर भी पता चल गया। राही हल्की सी मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। यह छोटा सा पल अनुपमा के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि उसमें उसकी बेटी की ओर से पहला कदम था। शाह परिवार के बुजुर्ग, खासकर बा और बापूजी, इस बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर खुश थे। बा ने एक दिन अनुपमा से कहा, देखी तुझे, तूने हार नहीं मानी। अब देख, भगवान ने तेरे धैर्य का फल दे दिया। अनुपमा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अभी लंबा रास्ता बाकी है बा, लेकिन अगर मन में प्यार हो तो रास्ता कितना भी लंबा हो, थकान नहीं लगती। कोठारी परिवार भी अनुपमा को अब नए नजरिए से देखने लगा था। पराग, जो पहले अनुपमा को लेकर संदेह में रहता था, अब मानने लगा था कि उसके बिना यह शादी और यह मेल मिलाप संभव ही नहीं था। उसने एक दिन सबके सामने कहा, अनुपमा, मैं मानता हूँ, मैं तुझे ठीक से समझ ही नहीं पाया। तूने मेरी बेटी के लिए जो किया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अनुपमा ने बस इतना कहा, ये एहसान नहीं है पराग जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। धीरे धीरे राही और अनुपमा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले जहां उनकी मुलाकातें औपचारिक और छोटी होती थीं, अब उनमें हंसी और हल्के मजाक भी शामिल हो गए थे। एक दिन राही ने अनुपमा से पूछा,
माँ, आप इतना काम कैसे कर लेती हो? थकती नहीं हो? अनुपमा ने हंसकर जवाब दिया, थकान तो होती है, लेकिन जब अपने खुश होते हैं ना, तो सारी थकान उतर जाती है। इस जवाब में वह सच्चाई थी जो राही के दिल तक पहुंची। शाह और कोठारी परिवार अब अक्सर एक साथ त्योहार और पारिवारिक समारोह मनाने लगे थे। गणपति उत्सव में दोनों परिवारों ने मिलकर पंडाल सजाया, भजन गाए और प्रसाद बांटा। इन मौकों पर राही और अनुपमा की तस्वीरें भी साथ आने लगी, जहां दोनों एक दूसरे के साथ रंगोली बनाती या पूजा में फूल चढ़ाती। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोग हैरान होते थे, क्योंकि यह वही माँ बेटी थी जिनके बारे में लोग कहते थे कि शायद ये कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगी। अंश और प्रार्थना भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। वे अक्सर राही को अनुपमा के करीब लाने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाते थे। जैसे एक बार अंश ने राही से कहा कि उसे माँ के हाथ की बनी चाय पीने का मन है, लेकिन वह खुद जाकर मांगने में हिचकिचा रहा है। राही ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें हिचकिचाने की क्या बात? और सीधे किचन में जाकर अनुपमा से कहा, माँ, अंश को आपके हाथ की चाय पीनी है। अनुपमा ने बिना कुछ कहे चाय बना दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह अंश का तरीका था दोनों को करीब लाने का। फिर भी इस मेल मिलाप के बीच कुछ अनसुलझे सवाल बाकी थे। अनुपमा जानती थी कि एक लंबे समय की दूरी और गलतफहमियां एक दो अच्छे पलों में पूरी तरह मिट नहीं जाती, लेकिन अब उसे भरोसा था कि धीरे धीरे हर घाव भर जाएगा। एक शाम सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। अचानक राही ने कहा, माँ, कल कॉलेज में फूड फेस्ट है, आप आओगी ना? अनुपमा चौंक गई। इतने सालों में पहली बार उसकी बेटी ने खुद उसे अपने कॉलेज बुलाया था। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूर आऊंगी। उस रात अनुपमा नींद में भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही खुशियों का यह दौर मजबूत हो रहा था, उसी समय एक नया खतरा दूर से मंडराने लगा। वह वही अनजान साया था जिसे अनुपमा ने शादी के दिन आंगन में देखा था। अब वह फिर शहर में लौट आया था, और इस बार उसका मकसद सिर्फ अनुपमा नहीं, बल्कि पूरे परिवार को परेशान करना था। पर फिलहाल किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। दोनों परिवार फिलहाल अपने रिश्तों की नई शुरुआत का आनंद ले रहे थे। बच्चे आंगन में खेलते, बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाते, और अनुपमा सबके लिए खाना परोसते हुए यह सोचती कि अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो शायद अब कोई तूफान उनके दरवाजे तक न पहुंचे। लेकिन जिंदगी में शांति और तूफान अक्सर एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, और शायद अगला दरवाजा अब खुलने वाला था। रात का सन्नाटा शहर की हलचल से अलग था, लेकिन अनुपमा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। फूड फेस्ट के लिए बेटी के बुलावे ने उसके दिल में खुशी तो भर दी थी, लेकिन शादी के दिन आंगन में दिखा वो अनजान साया बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने तय किया कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस खुशी के माहौल में डर या शक का रंग घुल जाए। अगले दिन सुबह कॉलेज पहुंचकर अनुपमा ने पहली बार राही को दोस्तों के बीच इतनी खुली हंसी में देखा। राही ने माँ को स्टॉल घुमाया, उन्हें अपने हाथ से बने पास्ता और कपकेक्स चखाए, और दोस्तों से बड़े गर्व से परिचय करवाया। ये मेरी माँ है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर उसे छुपा लिया। उसी समय भीड़ में एक चेहरा उसे फिर दिखा, वही साया, लेकिन इस बार वो सीधे उसे घूर रहा था। उसने आंख मिलते ही भीड़ में गायब होने का खेल खेला। अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। इधर घर में भी कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को आंगन में रखी हुई दूध की बाल्टी उलटी मिलती, किचन का गैस बर्नर खुला रह जाता, और बच्चों के खिलौने आंगन में बिखरे मिलते, जबकि सब सोए होते। बा ने इसे बच्चों की शरारत माना, लेकिन अनुपमा के मन में शक गहराने लगा। उसने तय किया कि वो खुद रात में जाग कर देखेगी। एक रात करीब 2 बजे उसने आंगन में हल्की आहट सुनी। जब वह धीरे धीरे बाहर निकली तो किसी की परछाई दीवार के पीछे से गुजरी। उसने पीछे पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से आवाज आई और वो रुक गई। बाहर जाकर देखा तो गेट पर कोई नहीं था, बस एक चिट्ठी पड़ी थी। पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अनुपमा ने चिट्ठी को किसी को दिखाए बिना अपनी अलमारी में छुपा दिया, लेकिन उसका मन अब और बेचैन हो गया था। उसने अपने पुराने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर विजय से मिलने का फैसला किया। विजय ने उसकी बात सुनकर कहा,
तुम्हारे पुराने रिश्तों में या पुराने विवादों में किसी का शक है? अनुपमा ने बहुत सोचा, लेकिन साफ जवाब नहीं मिला। विजय ने कहा, सावधान रहना और जितना हो सके घर के आसपास की हर हलचल पर नजर रखना। इधर अंश और प्रार्थना भी इस बदलते माहौल को महसूस करने लगे थे। अंश ने देखा कि माँ देर रात तक जाग रही है और थकी हुई लगती है। एक रात उसने माँ से पूछा, कुछ परेशान हो? अनुपमा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। लेकिन अंश को लगा कि बात इतनी साधारण नहीं है। उसी बीच राही का कॉलेज प्रोजेक्ट था जिसमें उसे अपने परिवार की कहानी और परंपराओं पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसने अनुपमा से कहा, माँ, मैं आपकी लाइफ के बारे में शूट करना चाहती हूँ। अनुपमा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। कैमरे के सामने उसने अपने बचपन, शादी, संघर्ष और बच्चों के लिए किए गए त्याग की बातें की। राही जब एडिटिंग कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने कितनी कठिनाइयों का सामना अकेले किया है। यह एहसास उसके दिल में माँ के लिए गहरी इज्जत भर गया। लेकिन ठीक उसी वक्त खतरे ने और नजदीक आकर दस्तक दी। एक दिन जब सब घर में पूजा की तैयारी कर रहे थे, बाहर गेट के पास जोरदार धमाका हुआ। भागकर देखा तो एक पुराना खाली सिलेंडर फेंका गया था जिसके साथ एक नोट बंधा था। यह तो बस शुरुआत है। इस बार अनुपमा ने बात छुपाई नहीं। उसने सबको बताया कि शादी के दिन से ही उसे शक था और अब यह खतरा साफ हो गया है। घर में अफरा तफरी मच गई। बा ने भगवान से प्रार्थना शुरू की, पराग ने गार्ड बढ़ाने का सुझाव दिया और विजय ने पूरे मोहल्ले में नजर रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग शुरू करवा दी। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर राही के कॉलेज लौटते वक्त उसकी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया। गनीमत रही कि वह किसी बड़े हादसे से बच गई। जांच में पता चला कि ब्रेक के वायर को किसी ने जानबूझकर काटा था। यह सुनकर अनुपमा का खून ठंडा हो गया। अब यह सिर्फ डराने का खेल नहीं, बल्कि जान लेने की कोशिश थी। उसने तय किया कि वो इस साय को पकड़कर ही रहेगी। विजय की मदद से उसने एक योजना बनाई। घर में एक फैमिली गेट टुगेदर का बहाना किया गया, जिसमें दोनों परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार बुलाए गए। लेकिन असली मकसद था उस शख्स को बाहर निकालना। घर के हर कोने में कैमरे लगाए गए और बाहर पुलिस सिविल ड्रेस में मौजूद थी। रात के करीब 11 बजे, जब ज्यादातर लोग जा चुके थे, एक काले कपड़ों में शख्स आंगन की दीवार फांदकर अंदर घुसा। वो सीधे किचन की तरफ बढ़ा और गैस खोलने लगा। तभी विजय और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो सब हैरान रह गए। वो पराग का पुराना बिजनेस पार्टनर करण था, जिसे सालों पहले धोखाधड़ी में जेल हुई थी। करण ने कबूल किया कि उसे लगता था कि अनुपमा ने पराग को उसके खिलाफ कर दिया और उसकी वजह से वो सब कुछ खो बैठा। अब वो बदला लेने लौटा था। पुलिस उसे ले गई और घर में राहत की सांस ली गई। इस घटना के बाद राय ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मैंने आपको गलत समझा था माँ, आप तो हमारे लिए दीवार बनकर खड़ी रहती है। अनुपमा ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर या दर्द के नहीं, बल्कि अपनापन और भरोसे के थे। घर का माहौल फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार रिश्तों की डोर और मजबूत थी। अनुपमा ने मन ही मन कहा, शांति और तूफान पड़ोसी जरूर है, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो कोई भी तूफान दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता।